आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम के वाले सर मैथ्स में स्वागत है। तो आज हम लेक्चर नंबर जो हमारा ये आपका 9 होने वाला है, इसमें हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो हमारा जो इसके पहले वाले लेक्चर थे उसमें हमारी प्रश्नावली 1.1 पूरी कंप्लीट हो गई 10th मैथ्स में। एनसीईआरटी मैथ्स हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का हिंदी मीडियम का, जिसमें हमारी प्रश्नावली 1.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। टोटल हमने उसके 7 पार्ट दिए हुए हैं, 7 या 8 पार्ट जहाँ तक है, ये 8वां पार्ट होगा। तो ये हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा इसमें अंकगणित की हम पूरी प्रमेय आधारभूत प्रमेय ये जो पेपर में आने वाले 2 नंबरों के लिए आती है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 के पहले के 4 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7, 8। तो हम इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में बाकी एग्जाम्पल के बाद में हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो अंकगणित की जो प्रमेय है ये आपके एग्जाम में मोस्ट IMP रहेगी 2 अंकों के लिए, 2 अंक के लिए पेपर में बन सकती है। अभी तक के तो नहीं आई है जहाँ तक के, इसके पहले हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वो 2 नंबरों के लिए आ चुकी है, और ये भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है। उसके बजाय इसको दे सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए इसको याद कर लेंगे आप। और अभी क्वेश्चनों में लगने भी वाली है। तो क्या बोलती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय? प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या मतलब जिसमें कोई संख्या का पूरा भाग चले जाता है उसको बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। या फिर आप बोल देंगे भाज्य अभाज्य संख्या, मतलब कि ऐसी संख्या जो संख्या में 2 का पूरा भाग चल जाता है वो क्या हो जाता है भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या मतलब कि जो केवल स्वयं से कटे और किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसको ही हम क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। मतलब ऐसी संख्या जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग जा सकता है, 2 के अलावा भी किसी दूसरी संख्या का भाग जा सकता है, उसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे। और जिसमें स्वयं से कटे और कोई दूसरी संख्या से वो ना कटे, मतलब दूसरी संख्या का उसमें कोई भाग नहीं जाता, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसे हम क्या बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो आप समझ गए होंगे भाज्य और अभाज्य संख्या में तो आपको डिफरेंस पता होगा। मतलब भाज्य मतलब जिसमें किसी भी संख्या 1 से अधिक संख्या का भाग जाए वो भाज्य संख्या, जिसमें 1 से अधिक मतलब स्वयं का भाग जाए और किसी दूसरी संख्या का भाग उसमें ना जाए उसको बोलेंगे हम अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे एक नोटेशन भी दिया हुआ है, ये आपका जो मतलब कि ये आपका एक फॉर्मूला ही बोल लो इसको, ये सूत्र ही बोल लो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन में लगने वाला है। तो इसको आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। और ये खालिस्तान में पूछ सकते हैं, सत्य सत्य में पूछ सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणित LCM। तो इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में हम देखते हैं एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा है। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। मतलब कि n यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो n क्या है यहाँ पे प्राकृत संख्या है, और ये 4 की पावर n पर आपको एक संख्या दी गई है 4 की पावर n। इस पे आपको विचार करके बताना है कि क्या ये हम 4 की पावर 1 रखें। मतलब प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से लेके अनंत की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो 1 से स्टार्ट होती है ये और कहाँ तक जाती है? अनंत तक की जाती है। तो हम यहाँ पे n की जगह पे 1 से लेके अनंत तक की संख्या रखकर देखें, और क्या 4 की पावर n 0 पे समाप्त हो सकती है ये हमको बताना है। तो 4 की पावर n 0 पे समाप्त हो सकती है या नहीं। अगर हम 4 को देखें तो यहाँ पे हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर n को हम प्राकृत संख्या ले सकते हैं n की जगह पे। तो 4 की पावर n को हम लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 की पावर कितनी n। और फिर क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 2 मतलब 2 की घात कितने लिख सकते हैं? इसको 2 लिख सकते हैं। और फिर पूरे घात कितना लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं। और फिर 2 की घात 2, तो हम ये वाला 2 जो है वो कहाँ कोष्टक के बाहर निकल जाएगा, मतलब 2 का गुणा n में हो जाएगा। तो 2 की घात 2 का गुणा n में कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। अब n की जगह पे आप कोई भी संख्या ले लो 1 से लेकर अनंत तक के, वो 2 से गुणा करने पर 2 ही आएंगे। जैसे 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य। अगर यहाँ पे अगर आप 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 से लेकर अनंत तक की कोई भी संख्या ले लो तो ये कभी भी 2 मतलब ये कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि शून्य पे समाप्त होने के लिए यहाँ पे एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कि 2 गुणित, जैसे 2 गुणित बोल रहे हैं, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 हो रहा है। अगर यहाँ पे 5 आ जाता तो 5 दूनी 10, मतलब कि हमारे पास शून्य पे समाप्त होने वाली संख्या, शून्य पे समाप्त मतलब कि इकाई अंक 0 होना चाहिए। ऐसी संख्या बनाने के लिए हमको एक उभयनिष्ठ गुणनखंड इसके अंदर 5 होना जरूरी है। तो हम क्लियरली इसको देख के ही क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि 4 की घात n मतलब 4 की घात n जो संख्या है वो शून्य पे समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 नहीं आ रहा है। अगर किसी भी संख्या के अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो तो वो अंक शून्य पे समाप्त हो सकता है। जैसे कि इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमारे प्रश्नावली 1.2 में भी देखने को मिलेगा।
यदि आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको जो पर्सनल 1.2 में क्वेश्चन है वो सेम, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, बाकी यही क्वेश्चन वो वहाँ पे भी आपको 6 की पावर n करके एक क्वेश्चन है पर्सनली 1.2 में, तो वहाँ पे भी सेम यही क्वेश्चन रहेगा। और ये 4 अंकों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है इसके पहले, तो 4 अंकों के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन ये रहेगा। 4 अंक के लिए आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है। देखते हैं पूरा क्वेश्चन, समझ लेते हैं। शून्य पे समाप्त हो सकती है या नहीं, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पे समाप्त हो, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो यदि n के किसी मान के लिए 4n, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 4n शून्य पे समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होगा। मतलब कि अगर 4n जो है वो अगर शून्य पे समाप्त होती है तो उसमें 5 का पूरा भाग जाना चाहिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अर्थात 4n का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। मतलब कि इसका जब हम गुणनखंड करेंगे 5 की घात, यहाँ पे 1 मिनट, अगर हम इसका गुणनखंड करें तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणित 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 और इसकी घात n। मतलब यहाँ पे गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं आ रहा। अगर ऐसा 5 आना चाहिए लेकिन 5 नहीं आ सकता क्योंकि 4 ही गुणनखंड 2 गुणित 2 ही होंगे गुणनखंड। और इस तरीके से कर सकते हैं हम 2 दूनी 4, 2 एकम 2 पूरा भाग सकते हैं, मतलब 4 ही गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुणित 2 आ गए। तो शून्य पर समाप्त होगी वह 5 से विभाज्य होगा, अर्थात 4 की घात n का एक गुणनखंड अगर हम करें तो कितना होना चाहिए, 5 होगा। तो लेकिन हमने यहाँ पे करके देखा 4 की घात n, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2 दूनी 4 होता है, तो 2 दूनी 4 और घात n का घात n, फिर 2 गुणित 2 को हम लिख सकते हैं कितने बार है, 2 गुणित 2 गुणे में 2 बार है, इसलिए हम 2 की घात कितना लिख सकते हैं, उसको 2 लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको लिखा 2 की घात 2। और ये कोष्टक में n की घात, जो घात में n था वो जैसे का वैसा। फिर ये जो घात में होता है ये कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो ये जो घात है इसका n के साथ में गुणा हो जाएगा, तो 2 का n में गुणा कितना होगा, 2n, इसलिए कितना हो जाएगा, 2 जैसे का वैसा बेस, और घात में जो 2 था उसका गुणा n में हो गया तो कितना आ जाएगा, 2n। अब यहाँ पे हमारे पास में n की जगह कोई भी मान रख लो, ये कभी भी 0 पे समाप्त होने वाली संख्या नहीं बन सकती। यहाँ हम देखते हैं कि 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अतः गणित की आधारभूत प्रमेय, इसके पहले जस्ट अपन ने भी जो गणित की आधारभूत प्रमेय देखी उसमें हमने क्या बोला था कि भाज्य संख्या आना चाहिए, ये यहाँ पे क्या रही, अभाज्य संख्या। अतः गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 की घात n के गुणनखंड में संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो। मतलब कि 2 के अलावा यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर 5 होता तो हम बोल देते कि ये अंक 0 पर समाप्त होने वाली संख्या बन जाती। तो इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट होता है, और इसके बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। आप इसको पूरा कंप्लीट कीजिए, यहीं तक कि आपका एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6 आपको बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि 6 और संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करो। तो अब हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे और HCF और LCM करेंगे। ये आपने 6, 7, 8 क्लास में पढ़ के रखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं, बहुत ही इजी है। आपको किस प्रकार से गुणनखंड करना है, सबसे पहले हमारे पास संख्या क्या है, 6 है और क्या है, 20 है। तो 6 और 20 के जैसे हम गुणनखंड निकालते हैं सिंपली, वैसे आप गुणनखंड निकाल लोगे। अभाज्य गुणनखंड नाम इसका इसलिए रखा हुआ है कि यहाँ पे हम केवल अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। अभाज्य संख्या आपको पता ही है, जैसे कि ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं से भाग जाए और किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाए, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। मतलब कि यहाँ पे हम जितनी भी संख्या से भाग देने वाले वो केवल और केवल अभाज्य संख्या होंगी, जैसे 2, 3, 5, 7 फॉर एग्जाम्पल। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 6 में किससे भाग जाएगा, तो सम में अगर हमारे पास में यहाँ पे सम संख्या आती है तो आप ध्यान देंगे, जैसे 6 सम संख्या है, 20 लास्ट में 0 होते सम संख्या है। जितनी भी सम संख्या होती है वो केवल 2 से ही कट सकती है, उसके अलावा किसी भी संख्या से कट नहीं सकती अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो। जैसे कि हम यहाँ पे भाग देंगे, अगर सम संख्या आती है अभाज्य गुणनखंड विधि में, अगर आपको सम संख्या से भाग देना है तो यहाँ पे सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या है। अगर हम सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात करें तो भी 2 ही है, क्योंकि 2 से छोटी सम अभाज्य संख्या है नहीं और 2 से बड़ी भी कोई सम अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि अगर कोई 2 से बड़ी कोई संख्या होगी सम संख्या तो वो, जैसे फॉर एग्जांपल 4 है, 2 से बड़ी संख्या है, तो ये 4 स्वयं 4 से भी कटती है और 4 में 2 से भी भाग जाता है, 2 दूनी 4। तो मतलब कि अगर स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से उसमें भाग चले जाए तो वो अभाज्य संख्या नहीं होंगी। इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि सबसे सम में, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं
तो आप बोल सकते हैं सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 ही है। तो आप ध्यान देंगे कि जब भी सम संख्या है तो आप 2 से ही भाग दोगे यहाँ पे। 2 तिया कितना हो जाएगा 6, फिर 3 में केवल 3 का ही भाग जाता है तो 3 एकम 3, इस तरीके से आप भाग दे दोगे। यहाँ पे सम संख्या लास्ट में 0 तो 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 धाम 2 शून्य 0 मतलब 2 धाम 10, फिर 2 से भाग जाएगा 2 पंच, क्योंकि लास्ट में 0 है, सम संख्या है 2 से भाग दोगे, 2 पंचे 10। अब ये क्या आ गई, एक विषम संख्या आ गई और ऊपर से अभाज्य संख्या, तो 5 में केवल 5 का ही भाग जाता है, 3 का जाता, 2 से बड़ी देखेंगे 3 का इसमें भाग जाता नहीं है, तो 5 से देंगे, 5 से भाग चला गया, 5 एकम 5। अब इसको आपको लिखना है किस तरीके से, 6 और 20 मतलब 6 और 20। तो 6 को कितना लिखा अपन ने, इसके गुणनखंड कितने आ गए, 2 गुणित 3, तो 6 के गुणनखंड हो गए 2 गुणित 3 और 20 से गुणनखंड कितने आ गए, 2 गुणित 2 गुणित 5। इस प्रकार से हमारे पास में गुणनखंड आ गए। अब यहाँ पे क्या है, ये 2 की घात 1 ही है और 3 की घात भी कितनी है, 1 ही है। घात क्यों लिख रहे हैं भी आगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 2 बार है, मतलब कि हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 5 की घात कितनी है, तो 1 ही बार लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 5 की घात 1 ही, इसलिए 1 ही बार उसको लिखेंगे। अब इसके बाद में हमको निकालना क्या है, इसका HCF और LCM निकालना है। तो HCF किसका निकालना है हमको, 6 और 20 का। तो HCF ऑफ 6 और 20 मतलब 6 और 20 का HCF बराबर, HCF जो होता है वो आप इसको याद कर लोगे सूत्र को, अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ, यहाँ पे लिखेंगे हम अभाज्य, HCF जो होता है अभाज्य गुणनखंडों की सबसे अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ, अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल, उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल, यहाँ पे गुणनफल ही होगा, गुणनफल। तो सबसे छोटे अभाज्य, यहाँ पे उभयनिष्ठ ध्यान देंगे, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो इन दोनों में जो हो वो उभयनिष्ठ, मतलब यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, उभयनिष्ठ हो गया 2। 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे नहीं, मतलब कि 3 दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है। 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे नहीं, मतलब 5 दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है। तो हम यहाँ पे केवल HCF निकालेंगे तो सिर्फ केवल उभयनिष्ठ घात लेंगे और उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात लेंगे, ठीक है। गुणनफल तो लेना, गुणनफल मतलब कि हमारे पास में 2 एक गुणनफल है, यहाँ पे भी 2 गुणनफल है। तो अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात का गुणनफल कौन सा हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 2 है, तो हमको क्या लेना, सबसे छोटी घात लेना, मतलब हम क्या ले लेंगे, 2 की घात 2 और 2 की घात 1 में छोटा कौन है, तो 2 की घात 1 जो है वो छोटी, से 2 की घात 1 क्या हो जाएगा, इसका सबसे छोटी घातों का गुणनफल हो जाएगा। 3 दोनों में कॉमन नहीं है, इसे 3 को ले नहीं सकते। 5 दोनों में नहीं है कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब होता है इंग्लिश में कॉमन, तो दोनों में है नहीं इसलिए उसको भी हम नहीं लेंगे, मतलब कि 2 की घात 1 का मतलब होता है 2, तो यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा HCF। अब हम निकालेंगे क्या, LCM। 6 और 20, इसको हम क्या लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। और इसमें क्या है कि यहाँ पे उभयनिष्ठ वर्ड आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ी घातें ली जाएंगी, उभयनिष्ठ हो अथवा ना हो जरूरी नहीं है। अगर उभयनिष्ठ होगा तो हम उसको 1 टाइम लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो 2 दोनों में तो है, लेकिन हम दोनों में से सबसे बड़ी घात लेंगे, सबसे बड़ी घात बोला हुआ है, तो 2 में सबसे बड़ी घात कितनी हो गई, दोनों में 2 की घात 1 यहाँ पे, 2 की घात 2 यहाँ पे, तो 2 की घात 2 बड़ी है। फिर उभयनिष्ठ बोला नहीं है तो हमको 3 से भी 3 यहाँ 3 भी आ रहा है हमारे पास गुणनखंड में, जो इसका गुणनफल है, गुणनफल में कितना आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तो 3 कितना है हमारे पास में, 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात है नहीं, तो 3 की घात 1 को भी ले लेंगे। फिर 5 की घात 5 भी आ रहा, तो 5 को भी लेंगे। 5 की घात कितनी है अधिकतम, तो 1 ही है, इसलिए इन तीनों को लेंगे। मतलब जितनी भी संख्या आएंगी इसमें उभयनिष्ठ होना जरूरी नहीं है, किसमें LCM के कंडीशन में उभयनिष्ठ होना जरूरी नहीं है, जितनी भी संख्या आएंगी सभी को लेंगे, बस सबसे बड़ी घातें होना चाहिए उनकी। 2 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 की घात 2 यहाँ पे कर लेते हैं, 2 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा 4 गुणित 3 की घात 1 मतलब 3 और 5 की घात 1 मतलब 5। अब इसको गुणा कर लो, तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, तो 60 हमारे पास में HCF निकल के आ गया किसका, 6 और LCM निकल के आ गया हमारा यहाँ पे LCM 6 और 20 का। तो लास्ट में बस आपको आंसर आके लिख दिया, हमने क्या निकाला, HCF निकाला 6 और 20 का, कितना आ गया 2
और एलसीएम निकाल लिया हमने 6 और 20 का, ये कितना आ गया हमारा 60। तो ये हमारा आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसी प्रकार आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट में आप एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी प्रकार आपको डेली यहाँ पे मैथ्स की जो कंप्लीट मैथ्स हमारे यहाँ पे पूरा कंप्लीट 10th मैथ्स होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप चैनल पर अभी तक के न्यू है या आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इसी प्रकार आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। और इसके पूरी चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन आप प्लेलिस्ट में जाइए। 10th NCERT मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको इस 10th मैथ्स की सारी वीडियो मिल जाएगी, सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।